सांसद अनुच्छेद 104 अयोग्य घोषित होने पर या अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि वह अयोग्य है, बैठता है या मतदान करता है तो उस अवधि के लिए 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा जब तक वह बैठा या मतदान करता रहा। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद कानून द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन और भत्ते तय कर सकती है। विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 107 विधेयकों का परिचय और पारित करना। धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि दोनों सदन सहमत हो तो विधेयक पारित हो जाता है, चाहे संशोधन के साथ हो या बिना संशोधन के। सदन में लंबित विधेयक सत्र के स्थगन या सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता। विघटन के बाद समाप्त होने वाले विधेयक, लोकसभा में लंबित विधेयक और उसके विघटन के समय पारित नहीं हुआ विधेयक समाप्त हो जाता है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक। सार्वजनिक सदस्य विधेयक 1 सप्ताह पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। निजी विधेयक ऐसे सांसद द्वारा लाया गया जो मंत्री नहीं है, 1 महीने पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। साधारण विधेयक का पारित होना। किसी भी सदन में पारित हो सकता है। यदि दोनों सदन विधेयक पारित कर देते हैं तो यह राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए जाता है। जब गतिरोध पैदा होता है तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं जिसमें विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। दूसरा, लेकिन गतिरोध तब पैदा होता है जब विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या दोनों सदनों ने विधेयक में किए जाने वाले संशोधन पर अंतिम रूप से असहमति जताई है या विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना विधेयक प्राप्त करने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है। गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। गतिरोध दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति की अध्यक्षता नहीं संयुक्त दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। अपवाद धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त बैठक की अनुमति नहीं है। विधेयक को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। संयुक्त बैठक लोकसभा के नियमों का पालन करती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गतिरोध 3 मामलों में पैदा हो सकता है। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हो चुकी है। दहेज निषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया।
धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश की जा सकती है। दूसरा, विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के बाद वह विधेयक को मंजूरी दे सकता है, संशोधन सुझा सकता है या उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है, लेकिन उसे 14 दिनों के भीतर अपना जवाब देना होगा। लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक पारित नहीं करती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। एक विधेयक धन विधेयक है यदि इसमें केवल निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान है: किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, विनियमन। दूसरा, उधार का विनियमन। तीसरा, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा और लेखा परीक्षा। चौथा, संचित निधि से धन का विनियोजन। पांचवा, संचित निधि पर लगाए गए किसी भी व्यय की घोषणा करना। छठवां, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा में धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गम। उपर्युक्त किसी भी मामले से संबंधित कोई मामला। लोकसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और आम तौर पर इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, हालांकि न्यायिक समीक्षा की अनुमति है। किसी विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाता यदि वह निम्नलिखित प्रावधान करता है: स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जुर्माना लगाने, किसी कर को लगाने या समाप्त करने के लिए। अनुच्छेद 111 विधेयक पर स्वीकृति। जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति पहला स्वीकृति दे सकता है, विधेयक कानून बन जाता है, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ: नकारात्मक शक्तियाँ। पूर्ण वीटो: राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है। निलंबित वीटो: राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। यदि संसद इसे फिर से पारित करती है तो सहमति अनिवार्य है। धन विधेयक के मामले में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद में लाया जाता है। पॉकेट वीटो: राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कार्यवाही करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इस वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किया था। किसी संवैधानिक विधेयक के मामले में वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 24वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिका के राष्ट्रपति की जेब से अधिक गहरी है क्योंकि संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर कार्यवाही करने के लिए कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। राष्ट्रपति अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। संविधान के बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया जाएगा। व्यय के अनुसार 2 भागों में विभाजित है। व्यय के अनुमान 2 भागों में विभाजित है। भारत की संचित निधि पर प्रभारित, भारत की संचित निधि से निर्मित। भारत की संचित निधि पर प्रभारित राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों आदि के वेतन के कारण मतदान योग्य नहीं। भारत की संचित निधि के निर्मित अनुदानों की मांगों के माध्यम से लोकसभा में मतदान के अधीन अनुमानों की मांगों पर मतदान का अधिकार केवल लोकसभा को है। राज्यसभा केवल इस पर चर्चा कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से अनुदानों की मांगें
प्रस्तुत की जाती है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से धन निकालने को अधिकृत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक राशियों पर कोई संशोधन या मतदान नहीं होता। अनुदानों की मांगों पर मतदान के लिए इसे औपचारिकता के तौर पर पारित किया जाता है। अनुदानों की मांगों पर मतदान के दौरान कटौती प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। नीतिगत कटौती सरकार की नीति की आलोचना करने के लिए राशि को घटाकर ₹1 कर दिया जाता है। मितव्ययिता कटौती बचत दर्शाने के लिए एक निर्दिष्ट राशि कम करे। सांकेतिक कटौती एक विशिष्ट शिकायत दर्ज करने के लिए ₹100 कम करे। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान। अनुपूरक अनुदान यह तब दिया जाता है जब संसद द्वारा अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है। अतिरिक्त अनुदान यह किसी नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय के लिए दिया जाता है। अधिक अनुदान यह तब दिया जाता है जब किसी सेवा पर बजट में उस सेवा को दी गई राशि से अधिक धन खर्च किया गया हो। अनुच्छेद 116 साख अनुदान, ऋण पत्र और असाधारण अनुदान। क्रेडिट पर वोट तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के संसाधनों में कार्यपालिका को दिया गया वित्तीय अनुदान। बजट में विवरण आमतौर पर साझा नहीं किए जा सकते। यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए खाली चेक की तरह काम करता है। असाधारण अनुदान संसद द्वारा किए गए विशेष प्रावधान नियमित बजटीय आवंटन के अंतर्गत शामिल न किए गए विशिष्ट खर्चों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। बजट के अधिनियम के चरण: प्रस्तुति, दूसरा चर्चा, तीसरा विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा अनुदान मांगों पर मतदान, पांचवा विनियोग विधेयक पारित करना, छठवां वित्त विधेयक पारित करना। विभिन्न प्रकार की निधियां। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 इसमें कर और राजस्व शामिल है। भारत का सार्वजनिक खाता अनुच्छेद 266 इसमें शामिल है। धन प्रेषण, सार्वजनिक निधि जमा और न्यायिक जमा प्रबंधन कार्यकारी द्वारा संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 राष्ट्रपति के हाथों में लेकिन राष्ट्रपति और वित्त सचिव द्वारा संचालित। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। वित्तीय विधेयक की प्रक्रिया सामान्य विधेयक के समान ही होती है, सिवाय इसके लिए वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के साथ ही पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और व्यवस्था के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। अनुच्छेद 119 वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रक्रिया का विनियमन। अनुच्छेद 119 वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रक्रिया का विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा जब तक संसद कानून द्वारा प्रावधान न करे। 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त कर दिया जाएगा। पीठासीन
अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 122 न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। कोई भी न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। संसद हो या अधिकारियों का आचरण जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 123 अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब दोनों सदन या यहाँ तक कि एक सत्र में न हो। अध्यादेश में संसद के अधिनियम के समान ही शक्ति होती है। दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए और पुनः बैठक से 6 सप्ताह के बाद कार्य करना बंद कर देगा जब तक कि इसे अनुमोदित न किया जाए। राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश में संसद की विधायी क्षमता से पूरे प्रावधान नहीं होने चाहिए, अर्थात संघ सूची के विषयों पर। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति केंद्र की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति केंद्र की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य की विधायी शक्ति। अध्यादेश की अधिकतम अवधि। स्वीकृत कानून के रूप में जारी अस्वीकृत अध्यादेश समाप्त हो जाता है यदि संसद कोई कार्यवाही नहीं करती है। अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह। कैसे? सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने। जब कोई कार्यवाही नहीं की जाती है पुनः सभा के 6 सप्ताह बाद। DC वाधवा केस बनाम बिहार राज्य 1986। DC वाधवा केस बनाम बिहार राज्य 1986 अध्यादेशों के रुपये योग्य और बार बार पुनः प्रख्यान से संबंधित। DC वाधवा केस बनाम बिहार राज्य 1986 अध्यादेशों के अध्यादेश के दुरुपयोग और बार बार पुनः प्रख्यान से संबंधित। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। संसद को अनुच्छेद 312 संसद को एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सचिव के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। संसदीय समितियां। संसदीय समितियों का वर्गीकरण। स्थायी समिति, अस्थायी समिति। स्थायी समिति वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। अस्थायी समिति क्या है? तदर्थ समिति। लोक लेखा समिति 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से स्थापित, जिसमें कुल 22 सदस्य, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लिए मार्गदर्शक और दार्शनिक के तौर पर कार्य करती है। रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिन्हें लोक लेखा समिति द्वारा विश्लेषित किया जाता है। कार्य कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करना। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1921 में हुई। स्वतंत्रता के बाद पुनः स्थापित हुई 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य, सभी लोकसभा से 1956 में 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया। कार्य। प्राक्कलन समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। इसकी स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। इसमें कुल 22 सदस्य होते, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। 1974 में सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 22 हो गई। इसके अध्यक्ष लोकसभा से होता है। कार्य सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करना। सभी वित्तीय समितियों की समान विशेषता। चुनाव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणीय मत। दूसरा, संसद द्वारा नियुक्ति, निर्वाचित या
अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत। तीसरा, सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। चौथा, कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, केवल निजी सदस्य। विभागीय स्थायी समिति, इसमें कुल 24 सदस्य होते। लोकसभा से 16 और राज्यसभा से 8 सदस्य संख्या 31। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10। लोकसभा के सभापति निम्नलिखित के अध्यक्ष होते हैं। कार्य सलाहकार समिति, दूसरा नियम समिति, तीसरा सामान्य प्रयोजन समिति। हालांकि उपसभापति की एक विशेष पहचान होती है कि वह जिस समिति के सदस्य होते हैं उसके स्वतः ही अध्यक्ष बन जाते हैं, जैसे कि निजी सदस्य विधेयक समिति।